नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। तेजस्वी यादव ने सीबीआई एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश। कहा, महागठबंधन तोड़ने की कोशिश में बीजेपी, जेडीयू की नसीहत, जनता को दें सबूत। केरन सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, सेना के 2 जवान शहीद। बड़गाम में रात भर चले ऑपरेशन के बाद 3 आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा में चूक की होगी जांच, सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कई उपाय। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश हुई तेज। पूर्वोत्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात। असम के 23 जिलों में 15 लाख लोग पीड़ित। अरुणाचल में कई जगहों पर भूस्खलन। उत्तर भारत में जोरदार बारिश। मिताली राज ने रचा इतिहास। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बनी महिला बल्लेबाज। 6000 रन पूरे किए। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में सियासी समीकरण तेजी के साथ बदल रहे हैं। जेडीयू की चेतावनी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। उधर लालू यादव ने साफ कर दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, तो जेडीयू ने आरजेडी को तमाम आरोपों का जवाब देने को कहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को तैश में थे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो खुलकर बोले। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पहले दिन से महागठबंधन को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। बीजेपी वाले लोग मतलब ललकार रहे हैं नीतीश कुमार को कि इस्तीफा कराओ। ये बीजेपी के कहने से तेजस्वी को हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे। 80 एमएलए हमारे नीतीश कुमार के, कांग्रेस पार्टी के। हमारा पार्टी है, महागठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। उधर जेडीयू ने नसीहत दी कि आरजेडी को आरोपों का जवाब देना चाहिए। पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, पार्टी उसके साथ है कि श्री तेजस्वी यादव को जो उनके ऊपर लगे आरोप हैं, उन पर ही मस्ट कम क्लीन। इस मामले में बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लालू यादव के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। फिर भी अगर जनता दल ने 2-4 दिन की मोहलत दी है, हम इंतजार करेंगे। और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया, तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। मंगलवार को जेडीयू की बैठक के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। आरोपों का जवाब देने की मांग को राजनीतिक हलकों में आरजेडी के लिए चेतावनी माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे राजनीतिक उठापटक पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान है, जिनसे बातचीत होगी बिहार की भावी राजनीति और वर्तमान में जो कुछ चल रहा है। आलोक मेहता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, स्वागत है आपका। तो लगातार दबाव इस वक्त लालू और उनके परिवार पर है। जेडीयू की ओर से ये कहना कि आप जनता के सामने तथ्यों के साथ जवाब दें, क्या इशारा है जेडीयू की ओर से असल में? देखिए, अपना पल्ला झाड़ें, जिसे कहते हैं ना, आप अपना कपड़ा जो है वो बिल्कुल झाड़ करके रखें, साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करें और कहें कि भाई आप बताइए, आपने जो जैकेट पहना है उसमें कुछ है तो आप बताइए कि अंदर कुछ नोट रखा है कि नहीं रखा है, कीचड़ लगा है, आप अपना कीचड़ साफ करिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष बड़ा ही चितराई से, जैसे कहते हैं खेल फुटबॉल का होता है, उसमें खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सही है कि नीतीश कुमार अपने को क्लीन इमेज बना करके राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। एक उनके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, कहना चाहिए, हथियार भी कह सकते हैं,
कि बीजेपी उनको घोषित कर चुकी है कि भाई आप यदि उनसे नाता तोड़ते हैं और आपकी सरकार चलाना होगी तो हम देंगे तो हम देंगे। बीजेपी ये नहीं कह रही कि हमें मुख्यमंत्री बना दे। बाद में अलग बात है कि जैसा पहले पुराने अनुभव है मायावती जी के साथ या कई और नेताओं के साथ, कि बाद में उनको किनारे कर दे और कंधा हटा दे और खुद ही बैठ जाए और उनके ऊपर सवारी कर ले। लेकिन फिलहाल पहला मकसद है कि दोनों को अलग कर दीजिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति अपने ढंग से की है। नीतीश अभी लेकिन जल्दी नहीं, धीरे धीरे अभी वो अपना आगे कदम रख रहे हैं। और ये देखिए तेजस्वी यादव पेच इसमें यह है, लालू जी, मीसा, उनके पति, मतलब जो इस तरह की सीबीआई जिस तरह की इंक्वायरी कर रही, तेजस्वी के मामले उस समय के हैं जब तेजस्वी पद पर रहते हुए, अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसा कोई मामला सीबीआई ने या पुलिस में कोई दर्ज होता, कोई हत्या का मामला, अपराध का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ऐसा गंभीर मामला है। लेकिन वरना क्या है कि आप केंद्र में कई सांसद, आप देखिए सबके कितने केसेस, मंत्रियों पर भी हो सकता है कि कोई केस पेंडिंग चल रहा हो, हमारे आप संपादक आप हों, उसके बाद भी कोई एफआईआर दर्ज कर दिया है मानहानि में, तो वो भी केस चल हो सकता है। लेकिन ये मामला सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़मीन, अब ये ज़रूर है कि जब इस तरह की संपत्तियां परिवार में बनती है, उसके परिणाम बच्चों के लिए भी, मैं यदि कोई संपत्ति ऐसी अपने बच्चों के नाम खरीद लूँ और उसमें कोई विवाद ऐसे पैदा होंगे तो बच्चों को नतीजा उसका शायद भुगतना पड़ सकता है। पर इसलिए कानूनी रूप से तो न्यायालय ही फैसला कर सकता है या कानूनविद बताएंगे। लेकिन अभी तक में नोटिस दिया गया या पूछताछ हुई तो पुराने अनुभव ये बताते हैं कि उस आधार पर नहीं होता। लालू जी भी जब जेल जा रहे थे तब उन्होंने राबड़ी जी को बनाया था, इस्तीफा दिया था। पुराने अनुभव जो मुझे याद है, जो कानूनी एक मैं कहूँ कि ब्रेकर लग गया उसके बाद। इस लेकिन मसले पर कैसा लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक है, उसे लग रहा है कि बढ़िया मौका है इस वक्त दो ऐसे सहयोगियों को अलग कर दिया जाए जिनके चलते बिहार में उनका रथ रुक गया था। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी कभी भी शॉर्ट टर्म राजनीति नहीं करती है, वो दूरगामी ढंग से ज़्यादा अपना प्ले करती। वो अभी उनको 2019 भी दिख रहा है। बिहार तो है ही कि वो अलग हों, हम पर डिपेंड हो जाएं, वापस नीतीश आ जाए तो भी ठीक है, नहीं भी आए तो उनको इतना परसेप्शन विद ऑल रिगार्ड्स में। आज भी बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह जी की तारीफ भी करते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि नहीं वो बेचारे बहुत भले थे, सरकार वो कांग्रेस को सबको जितना ज़्यादा दे सकते हैं, ऐसे ही नीतीश जी को अच्छा कह करके पूरी सरकार इतनी बदनाम हो जाए कि आने वाले चुनावों में वहाँ या बाहर भी जो महागठबंधन के जरिए दूसरे राज्यों को प्रभावित करने की भी कोशिश है, और इवन कांग्रेस के लिए एम्ब्रेसिंग है कुछ हद तक, कि जब एकदम ये छवि बनेगी कि कांग्रेस लालू जी और आरजेडी के साथ खड़ी हुई है, नीतीश के साथ नहीं खड़ी है, नीतीश ने मीरा कुमार जी का साथ नहीं दिया, तो उस ढंग से देखा जाए तो बीजेपी को तो अपने आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभाओं में कुछ हद तक महागठबंधन से जो खतरे हैं, और जो असली 2019 का चुनाव है उसमें बिहार में, यूपी और बिहार यदि उनके हाथ में है तो पूरा देश आधा देश, मतलब जो बड़े हिसाब से देखे, चाहे वो रजनीकांत आते हैं कि कमलहासन आते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति तात्कालिक लाभ की से ज़्यादा एक पूरी उस छवि को ध्वस्त कर देने की है, मूर्ति भंजक जिसको कहते हैं। और सारे आर्य समाजी रहे हैं बीजेपी में भी, संघ में भी, जो वो मूर्ति भंजक थे। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मूर्ति का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो मूर्ति नीतीश कुमार अपनी स्वच्छ बना रहे हैं, एक बड़ी क्लीन इमेज, उसको पूरा ध्वस्त करने की कोशिश कर। ऐसे में जो विकल्प है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत शांत तरीके से और दूरगामी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के सामने इस वक्त ऑप्शन क्या हैं और बेहतर विकल्पों के साथ वो किस तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं? ये कविंद जी, उनके पास जैसा मैंने कहा ऑप्शन उनके हमेशा उन्होंने खुले रखे हैं। शायद मैंने आपसे पहले किसी चर्चा में आपसे भी शायद कहा होगा कि 2008 में वो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में टीवी के ही थोड़ा लंबा है, और उसमें भी ये कहा था कि लालू जी के साथ तो कभी नहीं होगा, बीजेपी के साथ उनको तो घुसने नहीं दिया था मोदी जी को, लेकिन अब तो वो मोदी जी जो कहें वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो अपने को सत्ता में बनाए रख करके राजनीति में अधिक से अधिक समय तक कितना सफल रह सकते हैं, उस कोशिश में चतुर हैं, अपना दामन साफ रखते हैं। बस क्या मतलब, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में भी समर्थन दिया जिनकी छवि, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो महत्वपूर्ण को मैंने जिम्मेदारी भी दी गई, और उसमें विषयाधिकार का मामला आ सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे रहे हैं लोग, नेता जो जिनको उन्होंने बनाया, जिनकी सबसे खराब छवि वालों बिहार में रही हो, उनके अपने इलाके के रहे हों, तो ये उस खतरे को ध्यान में लेके उनसे यदि कुछ फ़ायदा उस जाति से मिल सकता है, यादव से मिल सकता है, कि बिहार से मिल सकता है, कि राजपूत से मिल सकता है, और बैकवर्ड के तो देता है ही, तो उन सब का लाभ उठाने की कोशिश भी नीतीश करते हैं। नीति अभी यही है
कि मैं अधिक से अधिक मेरा अपना प्रभाव बना रहे, मेरी पार्टी के हिसाब से भी मेरा चलता रहे। उन तो शरद यादव को ही किनारे कर दिया, लालू जी तो दूर की बात है। शरद यादव जी को भी अध्यक्ष पद से मतलब कहते विदा करके खुद ही अध्यक्ष हो गए, और शरद यादव जी को कहीं मैंने उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया, वरना वो प्रस्ताव तो कर सकते थे, चाहे उसे स्वीकार दूसरे पार्टी से करते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लालू यादव से अगर रिश्ता तोड़ने की बात आती है तो फिर जेडीयू के लिए जो सामाजिक एक समीकरण है बिहार के अंदर, वहाँ पर वो फिर बहुत कमज़ोर या फिर हाशिए पर खड़े दिखते हैं। शायद ये एक मजबूरी है नीतीश कुमार के सामने, जिसके चलते वो लालू यादव या उनके परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर मौन है। केवल अल्पसंख्यक वाला एक ऐसा मुद्दा है, जाति वाले मुद्दे में तो देखिए ऐसा तो नहीं है। पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत सारे, सब दलित हो पिछड़ा हो उन सबको साथ में ले लेते हैं। असली संकट उनके लिए अल्पसंख्यकों वाला हो सकता है, क्योंकि बिहार में वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। यही उनके लिए बड़ा अभी भी धर्म संकट यदि रहेगा तो चूँकि जिस रन पर राजनीति वो करते रहे हैं उसमें एक बड़ा वोट उनके साथ रहा है, और ये बीजेपी को सूट कर दे। नीतीश साथ आते हैं और तो अल्पसंख्यक यदि उनके साथ लालू जी से मोह भंग होकर के कुछ राज्यों में हुआ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को वोट मिला, गुजरात में मिला, तो अब ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो केवल एक ही उनके लिए थोड़ा सा भी जो है नाजुक मुद्दा, क्योंकि लालू जी की कांग्रेस की एक छवि कम से कम एक अल्पसंख्यकों के बीच में रही है, लालू जी की खास करके। अभी तो अब कांग्रेस भी साथ है, तो फिर कांग्रेस का भी साथ छोड़ के फिर पूरा ही नीतीश को अब आगे की राजनीति पूरी तरह बीजेपी के भरोसे ही चलानी होगी, फिर उनका अस्तित्व रहे या न रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा चूक की समीक्षा करेगी। कश्मीर गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने यह बात कही। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर संतोष जताया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति जिम्मेदार है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर दौरे पर गए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यात्रियों के लिए बने कैंप का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि केंद्र सरकार सुरक्षा हालात को पुख्ता करने में जुटी है और आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा की समीक्षा होगी। जानकारी ली कि जो अटैक हुआ है उस अटैक को देख के हम ये समझते हैं कि और भी रात में देर रात तक गश्ती रहेगी, आरोपी चलता रहेगा। ये निर्णय हो चुका है, व्यवस्था नहीं किया हुआ। हमें सुनकर बड़ा ठीक लगा कि व्यवस्था में और भी सुधार करने का प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तारीफ की। कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, और कुछ ना कुछ ऐसी कुताहियां जो जाने अनजाने में रह गई हों उनके ऊपर आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे, उसका भी एक मौका रहता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी हमले की निंदा कर पूरे देश ने भाईचारे का संदेश दिया है। इस तरह आप बेदर्दाना तरीके से उन पे हमला करेंगे, उनको मार देंगे, तो इसके लिए कोई कश्मीरी तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब भी कश्मीरी की कश्मीरियत पे, भाईचारे पे कोई आंच करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं। सुरक्षा बल हमले के लिए जिम्मेदार
लश्कर के आतंकियों की तलाश कर रहा है। इसके लिए दक्षिणी कश्मीर में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। You see, it was a joint effort of the J&K police led by the SSP Budgam. Our QAT was there and the second RR, the RB was also there. वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। बुधवार को श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सोमवार रात अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गोलीबारी में 7 श्रद्धालु मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने कैरन सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का जवाब भी दिया। इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर दिया था। इधर जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 3 हिजबुल आतंकियों को मार गिराया। इनके छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। लोकल थे तो हमने अनाउंसमेंट करके इनको सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट की, बट इन्होंने उधर से हम पे फायर किया। तो इसी दौरान फिर ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। 2 की शनाख्त हो गई है। एक जावेद अहमद शेख है जो कि त्रिपुरा का है। एक लड़का आकिब है, वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है, कोई 10-12 दिन हुए हैं उसको। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उर्जित पटेल से नोटबंदी से लेकर बैंकों के एनपीए और देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल हुए। आरबीआई गवर्नर ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पैसे और कालेधन की वापसी पर सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पुराने नोटों की अंतिम गिनती का आंकड़ा नहीं मिला है और गिनती जारी है। समिति ने जानना चाहा कि पुराने नोट बदलने का क्या एक और मौका दिया जाएगा। उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक सवालों का जवाब न मिलने पर विपक्षी दल के एक सांसद ने बैठक से वॉकआउट भी किया। उर्जित पटेल ने बताया कि देश में अभी 15.4 लाख करोड़ करेंसी चलन में है और नोटबंदी के वक्त यह आंकड़ा 17.7 लाख करोड़ था। जनवरी में भी उर्जित पटेल समिति के सामने पेश हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर है। उन्होंने रांची में बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों से मिलने के दौरान ये बात कही। कोविंद ने कहा कि बिहार का राज्यपाल बनते ही उनका राजनीतिक दल से संबंध टूट गया। उन्होंने राज्यपाल के रूप में संविधान के मुताबिक काम किया। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। उधर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थीं। शिमला में उन्होंने कांग्रेस सांसद और विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से 17 जुलाई के लिए समर्थन की अपील की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने 18 विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश में अभी कई तरह के संकट हैं, जिनमें आतंकवाद, डर और कृषि संकट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वो किसी दल में नहीं है और वो सिर्फ भारत के सामान्य नागरिक हैं। I am an independent person. I am an independent citizen. I would say a very ordinary citizen. I see myself as a citizen candidate who is worried about the future of our country as a collective entity in this critical time, but who also has faith in the institutions of democracy. आधार से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। ये सुनवाई 18 और 19 जुलाई को होगी, जिसमें निजता का मुद्दा भी शामिल होगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल और याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। 27 जून को अदालत ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने तब भरोसा दिया था कि आधार न होने के चलते किसी को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता लोगों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने आयोग को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हलफनामे और सुनवाई के दौरान आयोग ने अलग अलग बातें कही। आयोग ने हलफनामे में याचिका का समर्थन किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसने कहा कि इस मामले पर विधायिका ही फैसला कर सकती है। याचिका में ये मांग भी थी कि नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरा करने के लिए स्पेशल फास्ट कोर्ट बने। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेड न्यूज से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। चुनाव आयोग ने 24 जून को पेड न्यूज़ के मामले में विधानसभा की सदस्यता के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया था और अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं और असम के साथ पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हालात खराब हैं। असम में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम कल दौरा करेगी। इसकी अगुवाई गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरों को देखकर बाढ़ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश से असम में लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। राज्य में 2500 से ज्यादा गांव डूबे हैं, जिसमें धेमाजी, लखीमपुर, मोरी गांव, माजुली, बारपेटा और दक्षिणी सलमारा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। 23 जिलों के 15 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली का दौरा किया और राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की। इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 3/4 हिस्सा डूबा है। जानवर का हालत देखा तो उसी हिसाब से अगले दिनों में हाईलैंड और भी बनाना होगा और काफ़ी फूड स्टाफ भी सप्लाई करना होगा और हमारी तरफ से 2 वेटरनरी डॉक्टर भी इसमें प्रयोग किया गया है ताकि हमारे जो भी जानवर है उनकी शरीर का ख्याल रखें। वहीं अरुणाचल के पापुम पारे जिले के लापताप गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 5 मकान जमींदोज हो गए। इसमें 14 लोगों की जान चली गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नागालैंड के दीमापुर में मंगलवार को सबसे पुराना लोहे का पुल ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। राजधानी देहरादून के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। टिहरी बांध का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से उमस में राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मई में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। ये दर गिरकर 1.7% पर आ गई। पिछले साल इसी महीने में ये दर 8% थी। मई में खनन और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 0.9% की गिरावट आई है। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र भी 1.2% की दर से बढ़ा। ये पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि बिजली उत्पादन में तेज़ी देखने को मिली और ये 8.7% की दर से बढ़ा है। जून में खुदरा महंगाई की दर कम होकर 1.54% पर पहुंच गई। मई में दर 2.18% थी। जून में खाने पीने के सामान के दाम में कमी आई। सब्जियों की कीमत करीब 16.5% गिरी। दाल के मूल्य करीब 22% कम हुए। इसी तरह अंडे के दाम भी गिरे। हालांकि मीट, मछली और फल महंगे हुए। This unusually and hearteningly low number is consistent with our analysis for some time now, and we will fully elaborate on this analysis in the forthcoming survey of a paradigm shift in the inflationary process to low levels of inflation.
दिल्ली के मावलंकर हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मेकिंग ऑफ लीजेंड का विमोचन हुआ। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने लिखा है। मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए सभी ज़रूरी फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबको जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी। नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा ये है कि ठेकेदार के सर सब मर देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इतिहास बनाया है। मिताली वनडे मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई। आईसीसी महिला विश्व वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मिताली ने ये कारनामा दिखाया। इस मुकाबले में 34 रन बनाते ही मिताली ने ये मुकाम हासिल कर लिया। मिताली से पहले इंग्लैंड के क्रिकेटर चार्लेट एडवर्ड्स के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। एडवर्ड्स के 5,992 रन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिताली को महज 34 रनों की ज़रूरत थी। एडवर्ड्स ने ये रन 191 मैचों में बनाए, वहीं मिताली ने यह मुकाम 183वें मैच में हासिल कर लिया। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।